मैं कांग्रेस पार्टी के लिए और इस देश की सबसे बड़ी आवाज़ है। जब जब ज़रूरत पड़ती है इस देश के अंदर तानाशाही के खिलाफ अगर प्रखरता के साथ कोई आवाज़ निकल कर के आती है तो वो हमारी नेता, हमारी लीडर सुप्रिया सेनेट जी हमारे बीच में हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और सीधे हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप मीडिया से मुखातिब हुए। पत्रकार बंधुओं को मैं आप ही से मुखातिब होने आई हूँ। आप हर एक व्यक्ति से मिलकर जाऊंगी। पहले हम लोग शांति से बात करेंगे, बाद में क्रांति करेंगे। मंच पर बैठे हुए एआईसीसी के सचिव श्री अभिषेक दत्त जी, जो यहाँ पर ऑब्जर्वर है और मेरे अभिन्न मित्रों में से एक हैं। हमारे ओजस्वी उम्मीदवार श्री मिन्नत रहमानी जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री सूर्य नारायण मेहता जी, आरजेडी के जिला अध्यक्ष लव यादव जी, जितेंद्र झा जी, नरेश मिश्रा जी, विनोद कुमार यादव जी। एक सत्ता और एक सरकार है जो 20 साल से सत्ता में काबिज है और कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर आप 20 साल 2 दशकों से सत्ता पर हैं और आज जब चुनाव और वोट मांगने का टाइम आया है तो आप जनता से मुखातिब होंगे और उनको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे और उस रिपोर्ट कार्ड में अपना काम दिखाएंगे और काम के बल पर आप कहिएगा हमने ये फला चीजें करी हैं, या तो हमें वोट दीजिए और अगर नहीं है तो वोट मत दीजिए। लेकिन जदयू और बीजेपी की जो डबल ट्रबल इंजन है वो बजाय रिपोर्ट कार्ड दिखाने के, इस देश के प्रधानमंत्री बिहार आते हैं और शब्द सुनिएगा क्या इस्तेमाल करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री बिहार आके कनपटी पर कट्टे जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। आप इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। ये किस भाषा में बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है प्रधानमंत्री का? जब बिहार आ रहे हैं कट्टा, बंदूक, गोली याद आ रही है? क्या बना दिया आपने बिहार को? मोकामा में दिन दहाड़े हत्या होती है और उसके बाद एनडीए का उम्मीदवार, जब उसकी मर्जी होती है, उसकी सहमति होती है, तब उनकी गिरफ्तारी होती है। यह असलियत है बिहार की। इस देश ने प्रधानमंत्री देखे हैं और संक्षिप्त में ये बोलकर मुद्दे पर बात करूंगी। इस देश ने वो प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने इस देश में आईआईटी, एम्स, बार्क, इसरो जैसी संस्थाएं बनाई। कोसी में 14 किलोमीटर लंबा बांध बनाया। इस देश ने ऐसे प्रधानमंत्री देखे जिन्होंने हरित क्रांति का उद्घोष किया, जय जवान जय किसान का नारा दिया। इस देश ने ऐसे प्रधानमंत्री देखे जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदला, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हमें एक परमाणु शक्ति बनाया। इस देश ने ऐसे प्रधानमंत्री देखे जिन्होंने 18 वर्ष के युवाओं को अपनी सरकार चुनने का हक दिया, आईटी और टेलीकॉम की क्रांति की नींव डाली। इस देश ने ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से भारत को विश्व से जोड़ दिया। ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं इस देश ने जिन्होंने भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार, मनरेगा जैसे कानून बनाकर सशक्त किया। और आज प्रधानमंत्री बिहार, जो तप, तर्पण, ज्ञान, तपस्या, अध्यात्म की भूमि है, क्रांति की भूमि है, वहां पर आकर कहते हैं कनपटी पर कट्टा। ये क्या स्तर बना दिया आपने राजनीति का? बिहार सब कुछ सहेगा, अपना यह सम्मान, अपना यह अपमान कतई नहीं सहेगा। और बिहार ने बदलाव का मन बना लिया है। जहां हम जा रहे हैं, जहां पर बातें हो रही हैं, बिहार के लोग बदलाव करेंगे। और बदलाव क्यों होना चाहिए? संक्षिप्त में बिहार पर बोलकर फिर सुपौल की बात करेंगे। बदलाव इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक ढोल बजाया गया सुशासन का। क्या है वो ढोल? वो ढोल ये है कि एसआई की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। वो ढोल ये है कि मोकामा में दिन दहाड़े गोली चलती है, रक्त रंजन हो रहा है चुनाव में। वो ढोल ये है कि 6 महीने में 9 कारोबारियों की हत्या हो जाती है। वो ढोल ये है कि 953 अपराध रोज के हो रहे हैं। वो ढोल ये है कि 18 बच्चों का रेप हर हफ्ते हो रहा है। क्या है वो ढोल? 17 साल के सुशासन में, 17 साल के डबल इंजन में 53,150 निर्मम हत्याएं हुई है। यह है लॉ एंड ऑर्डर बिहार का। हम लोग टीवी पर गैंग्स ऑफ वसेपुर और मिर्जापुर देख के सोचते हैं अरे भगवान ऐसा कैसे हो सकता है।
टीवी पर बिहार, आदमी आता है कट्टा पिस्तौल अपनी जेब में रखकर, अस्पताल में घुसता है, सीसीटीवी में सब कैद है, मार के चला जाता है। अस्पताल में घुसता है राज्य की राजधानी में, मैनेजर का हत्या करके चला जाता है। यह आपने बिहार को बनाया है। किस शिक्षा की बात करते हैं? जिस नालंदा में दुनिया से लोग शिक्षा अर्जन के लिए आते थे, उस बिहार में आज 16,000 से ज्यादा स्कूल बिना बिजली के चल रहे हैं। 73,000 से ज्यादा स्कूल में कंप्यूटर नहीं है। स्वास्थ्य की बात करिएगा, इसी दरभंगा के एम्स को ढूंढ ढूंढ कर हम लोग परेशान हैं। दरभंगा का एम्स कहीं दिख नहीं रहा है, लोग दूरबीन से ढूंढ रहे हैं दरभंगा के एम्स को। और जो सरकारी अस्पताल है वो जर्जर अवस्था में है, उनकी जो दीवारें हैं वो उखड़ी पड़ी हुई हैं। 57% अस्पतालों की कमी है। मुजफ्फरपुर की बच्ची को 20 चाकुओं से गोदा जाता है, वो 8 घंटे एम्बुलेंस में पड़ी रहती है और दम तोड़ देती है। ये लॉ एंड ऑर्डर और ये स्वास्थ्य की कहानी है। नीति आयोग, जिसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका कहना है बिहार देश के सारे राज्यों में सबसे गरीब है। बिहार की औसतन आय ओडिशा की 1/3 और झारखंड की आधी है। ये बिहार जो चीनी का कटोरा होता था, जो राष्ट्र के चीनी उत्पादन में 27% की भागीदारी रखता था, अब 2% की भागीदारी रख रहा है। कब आएंगे मोदी जी? चुनाव दर चुनाव बीता जा रहा है, वो तो चाय पीने आने वाले थे चीनी की। बिहार में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज आया था, याद है ना? खैरात नहीं आई थी, भाजपा के कोषाध्यक्ष ने नहीं दिया था, किसी के दादा का पैसा नहीं था, बिहार के हक का पैसा था। कहां है वो पैसा? 70,000 करोड़ कहां खर्चा हो गया, ये किसी को पता नहीं। और ये हम नहीं, ये बात बिहार के लिए सीएजी कह रहा है। बिहार में युवा क्या चाहता है? नौकरी बन जाए। माँ बाप एक रोटी रात की कम खाते हैं कि बाबू पढ़ जाए, कुछ बन जाए। और जब नौकरी का टाइम आता है तो पेपर लीक हो जाता है, हर चीज का रेट कार्ड है। और जब युवा अपने हक की बात करता है, दिसंबर की ठुठुराती ठंड में उसके ऊपर पानी बरसाया जाता है, उसको लाठी से मारा जाता है। और वही युवा कह रहा है कि जिस युवा को आपने डंडा चलाया है वो बदला आपसे बूथ पर लेगा। और खुलकर ये कह रहा है, पेपर लीक हो या जिस तरह से रेट हर चीज का बना हुआ है, वो सीधे सीधे बिहार में त्रासदी का द्योतक है। मैं यहां पर पढ़ना तो नहीं चाहती हूं, लेकिन पढ़ देती हूं डिग्रियों का रेट कार्ड। बीए 70,000 से 1 लाख में हो रहा है, बीएड 1.5 से 2 लाख में हो रहा है, डी फार्मा 3.5 से 4 लाख में हो रहा है, टेक्नीशियन तक 30,000 में। हर चीज का रेट तय है। नीट का पीजी हो, नीट का यूजी हो, टेट हो, रीट हो, हर चीज का रेट तय है। तो कैसे बिहार का युवा प्रोग्रेस करेगा? बिहार में मैंने देखा, आप ही में से किसी एक के कॉन्क्लेव में वाणिज्य मंत्री कहते हैं बिहार में तो पलायन हो ही नहीं रहा है, बिहार के लोग तो यहीं रहकर काम कर रहे हैं। अरे मान्यवर, जब छठ होता है, जब दिवाली होती है, होली होती है, तो बिहार के हमारे लड़के बच्चे जिस तरह से ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह ठूस कर आते हैं, वो पलायन दिखाता है। 3 करोड़ 45 लाख रजिस्टर्ड मजदूर है बिहार के, वो पलायन दिखाता है। किस मुंह से, किस बेशर्मी से आप बिहार के घाव पर आकर नमक छिड़क रहे हैं? आप कह रहे हैं बिहार में पलायन नहीं हो रहा है। बिहार में पलायन भी हो रहा है और बिहार में भ्रष्टाचार भी हो रहा है। यही अमित शाह बिहार आकर कहते हैं बिहार में जमीन नहीं है तो इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। लेकिन इसी बिहार में आप 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए पर 10 लाख पेड़ काटने के नाम पर अडानी को दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? जो इंडस्ट्री लगी बिहार में, जो स्कूल कॉलेज बने, जो इंस्टीट्यूशंस बने, वो कांग्रेस की सरकारों ने बनाए। क्या किया पिछले 20 साल में? आज जवाब उस बात का आना चाहिए। हमारी कुछ योजनाएं हैं और उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ये बोलना चाहती हूं कि कांग्रेस की, राहुल जी की, तेजस्वी जी की, मुकेश सहनी जी की, हमारे लेफ्ट के साथियों की एक सोच है बिहार को लेकर कि बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो बिहार को रोजगार यहां देना पड़ेगा, इंडस्ट्री यहां लगानी पड़ेगी, खेतीहर मजदूरों और किसानों का भला यहां करना पड़ेगा, महिलाओं के हाथ में पैसा यहां डालना पड़ेगा। चुनाव मुहाने पर आया तो आप झुंझुना लेकर आ गए। आप महिलाओं को 10,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन बिहार की महिलाएं बड़ी जागरूक है। ये बिहार की महिलाएं हैं जो सब जानती और सब समझती हैं।
और वो खुलकर कह रही हैं अगर हमारे रोजगार की ही बात थी तो 20 साल में क्यों नहीं किया। हम तो कहते हैं पैसा भी रखो और वोट भी मत दो, क्योंकि वो जानती है कि इन्हीं की महाराष्ट्र सरकार को डबल करना था लाडकी बहना, 25 लाख महिलाओं को निकाल दिया उस योजना से। दिल्ली में लागू ही नहीं हुई। अभिषेक दत्त दिल्ली से पूछिए इनसे। मध्य प्रदेश में डबल होनी थी, एक नया पैसा नहीं बढ़ा, महिलाएं निकाल दी जा रही हैं योजनाओं से। हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए और ये हो सकता है। और आप में से कुछ जरूर इस पर सवाल पूछेंगे, उसका मैं जवाब दूंगी। हमारी योजना है कि एमएसपी दिया जाए, हमारी योजना है कि पलायन को रोकने के लिए यहाँ पर रोजगार बने, हमारी अति पिछड़े और महादलितों को लेकर योजना है। और जब राहुल जी और मुकेश सैनी जी कल एक पोखरा तालाब, जो यहाँ पे हमारे यूपी में उसको पोखरा कहते हैं, यहाँ पर पोखर कहते हैं शायद, जब वो उतरते हैं तो वो मछली पकड़ने नहीं उतरे, वो ये संदेश देने उतरे हैं कि इस देश की आबादी चाहे तालाब में हो, वो मछुआरे हो जो जीवन यापन वहां कर रहे हैं, हम उनके साथ उस पानी में भी खड़े हैं। वो मोदी जी की तरह बिस्लरी का तालाब नहीं बनवा रहे दिल्ली में छठ महापर्व के लिए, वो यहाँ पर मछुआरों के साथ उस तालाब में एक साथ छलांग मारते हैं। और अब मैं सुपौल पे बात करना चाहती हूँ। बिहार का नवीनतम जिला कितनी उम्मीदें आशाओं से बना था, एक व्यक्ति को लगातार जिताया जा रहा है, उसको जदयू अपना विश्वकर्मा कहती है। सवाल इस बात का है कि इन विश्वकर्मा महोदय ने कितने कॉलेजेस बनाए, कितने इंस्टीट्यूशन बनाए, कितने महिलाओं के लिए स्कूल कॉलेज बने। असलियत यह है कि चाहे वो लटन चौधरी जी हो, चाहे ललित नारायण मिश्रा जी हो, जो इंडस्ट्री बनी, जो उद्योग लगे, वो उनके लगाए हुए हैं। क्या किया इन विश्वकर्मा जी ने, जिनको जदयू अपना विश्वकर्मा कहती है? अपनी तिजोरियां भरी और अपने ठेकेदारों की तिजोरियां भरी। और इसीलिए आज आपके बीच में हम यह ऐलान करने आए हैं, हमारी सरकार बनेगी। और जिस तरह से कोसी में विस्थापित लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है, उन पर होल्डिंग टैक्स लगाया जा रहा है, ये क्रूरता है, ये अन्याय है, हम वो खत्म करेंगे और हम किसी भी कीमत पर ये होने नहीं देंगे। हम होल्डिंग टैक्स को खत्म करेंगे और कोसी पुनर्वास भूमि को टैक्स मुक्त घोषित करेंगे। स्मार्ट मीटर के नाम पर जो लोगों को ठगा जा रहा है और प्राइवेट बिजली वालों को, बिजली का प्लांट लगाना है सरकार को, कुछ सालों बाद पता चलता है वो लगाएंगे अडानी। क्यों लगाएंगे भाई? प्राइवेट बिजली से जो लूटा जा रहा है वो लूट बंद करेंगे, 200 यूनिट बिजली की मुफ्त देंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, असलियत यह है कि बिहार के साथ, जब बिहार 70% बाढ़ ग्रसित था, तब आपके वोट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। हम बाढ़ प्रभावित इलाकों में तटबंध निर्माण के लिए 5 साल की योजना बनाएंगे और आधुनिक तकनीक से पुनर्वास करेंगे। सुपौल में युवा प्रशिक्षण और उद्यमिता केंद्र बनेगा। युवाओं को 2 लाख रुपए तक लघु उद्योग के लिए ब्याज मुक्त सहायता मिलेगी। और ये काफी सारी चीजें जो हम कह रहे हैं, ये हमने कर्नाटका में, तेलंगाना में, हिमाचल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में करके दिखाई है और इसका फायदा भी है। अभिषेक भाई प्रभारी हैं सचिव कर्नाटका के, उनसे पूछिए कैसे महिलाओं के हाथ में जब पैसा आया शक्ति योजना से या गृह लक्ष्मी से, उन्होंने छोटे छोटे उद्योग बनाए, अपने परिवार की शिक्षा का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का मान बढ़ाया। किसानों को एमएसपी पर अधिक दाम मिलेगा, किसान हाट की स्थापना होगी। भूमिहीन, दलितों और झुग्गीवासियों को जमीन का अधिकार मिलेगा और बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने से पहले यहां से कुछ ही दूर पर, कुछ ही फलांग पर रेलवे ओवरब्रिज 2022 में बन जाना था। 2025 में बैठे हैं, अभी भी सुपौल को कष्ट होता है, जाम लगता है, लोग परेशान हैं। वो रेलवे ओवरब्रिज क्यों नहीं बना? अगर डबल इंजन की सरकार है तो 2 डायरेक्शन में क्यों चल रही है? असल में डबल इंजन नहीं, ये ट्रबल इंजन है और इसीलिए सुपौल और बिहार के बाकी क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है। लेकिन हमारा मानना है विकास वो लोग करेंगे जो यहाँ की पीड़ा, यहाँ का दर्द, यहाँ की तकलीफ समझ सके, जो यहाँ के लोग हों, जो समझ सके कि 2 गुजराती मिलकर 2 गुजरातियों का फायदा नहीं कराएंगे बिहार से, वो बिहार के युवाओं का फायदा कराएंगे, वो बिहार के लोगों का फायदा कराएंगे। और इसीलिए एक आधारभूत तरीके से हम बिहार का और सुपौल का विकास करने की बात कर रहे हैं। आपके सवालों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके सवाल क्षेत्र से और
इन्हीं से मुद्दों से जुड़े रहें तो मैं बहुत अभिभूत रहूंगी। मैंने सौभाग्यवश आप ही की तरह 20 वर्ष खालिस फाइनेंस और इकोनॉमी की पत्रकारिता करी है। बजट और ये जो इकोनॉमिक आंकड़े होते हैं ये थोड़े समझती हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमी और फाइनेंस में, उसको वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। अगर आज आपकी तनख्वाह बढ़ेगी तो आप अपने बच्चों पर, अपने घर परिवार पर ज़्यादा खर्चा करिएगा। आप ज़्यादा खर्च करिएगा मतलब ज़्यादा चीज़ें खरीदिएगा, उपभोग करिएगा। जितना ज़्यादा आप उपभोग करिएगा कंपनियां उतना ज़्यादा वो चीज़ बनाएंगी। आप एक जोड़ी की जगह 2 जोड़ी खरीदिएगा जूते, उतने ज़्यादा वो चीज़ें बनेंगी। जितनी ज़्यादा चीज़ें बनेंगी उतना ज़्यादा निवेश आएगा, जितना ज़्यादा निवेश आएगा उतने ज़्यादा लोग नौकरी पर चाहिए होंगे और ये एक सुचक्र बन जाता है। जितनी नौकरियाँ बनेंगी उतना पैसा आएगा। जितनी नौकरियाँ आज की तारीख में खाली हैं, अगर वही भर जाए बिहार में और केंद्र सरकार में तो लाखों लाखों लोगों का भला हो जाएगा। नौकरियां क्यों खाली हैं, ये सवाल आप लोगों को पूछना चाहिए। नौकरियां इसलिए खाली हैं क्योंकि आरएसएस और बीजेपी और इस तरह के लोग नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, महादलितों, महापिछड़ों ऐसे लोगों को नौकरी मिले। सरकारी नौकरी किसको मिलती है? सरकारी नौकरी में एक प्रावधान है रिजर्वेशन का और वो आरक्षण पर प्रहार है अगर आप उन पदों को खाली रख रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी ने वो जो कहा है बड़ा सोच समझ के कहा है और यही बात बिहार की महिलाएं और आप ही जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों के टेलीविजन स्क्रीन पर और आपके फोन कैमरा पर मैं सुन रही हूँ। महिलाएं जोर शोर से कह रही हैं कि जब चुनाव के मुहाने पर आया तो ये पैसा हमें क्यों दे रहे हैं और ये पैसा महिलाओं को खैरात नहीं बट रहा है। 4 किस्तें बट तो जाएंगी 11 तारीख से पहले, लेकिन ये पैसा लोन है जो महिलाओं को वापस करना है। हमारा मानना है कि जब रोजगार आएगा तब मूलभूत परिवर्तन होगा और एक वर्चुअस साइकिल बनेगी। उससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, उससे इंटरनल एक्रूवल्स भी बढ़ेंगे और उससे और योजनाएं भी आएंगी। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पार्टी को, अपने घटक दलों को एक अच्छी सीख दी है। आपसे कोई सवाल पूछे पूरब का, उससे पश्चिम की बात करो। आपसे सवाल पूछे उत्तर का, उससे दक्षिण की बात करो। सवाल पूछे दिन का, उसको रात में ले जाओ। सवाल पूछे आपके शासनकाल का, तो नेहरू जी की बात करो। 20 साल 2 दशक कम नहीं होते एक राज्य को बदलने के लिए, और जिसमें से 11 साल नरेंद्र मोदी और नीतीश शाह की जुगलबंदी चली, नीतीश कुमार जी की जुगलबंदी चली। क्या फायदा हुआ उसका बिहार को, मैं आज यह जानना चाहती हूँ। क्या फायदा हुआ सुपौल को, हम ये जानना चाहते हैं। 11 साल से सरकार आपकी है, रेलवे ओवरब्रिज नहीं बना, आप कांग्रेस से पूछिएगा। ये जो काम है ना, उत्तर पूछो तो दक्षिण बात करना, पूरब पूछो तो पश्चिम बात करना, ये आदत मोदी जी ने सिखाई है। अपने आपको बात करो, उनकी बात करो तो उनको नेहरू जी अभी तक काम नहीं करने दे रहे हैं। मेरा मानना है सरकारें अगर चाहती हैं तो काम होता है। बीजेपी ने बिहार को कोई प्राथमिकता नहीं दी है। बिहार में आज भी पलायन हो रहा है, बिहार में आज भी रोजगार नहीं बन रहा है और आज भी मूलभूत जो सुविधाएं बिहारियों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। मेरी एक ही राय है, हम सब लोग जो जनप्रतिनिधि हैं ना, चाहे वो मिन्नत भाई हो, चाहे वो मैं हो, चाहे वो अभिषेक जी हो, चाहे वो कोई भी बैठा हो, हम सब लोग जनता के सेवक हैं। पिछले 11 सालों में इन लोगों ने जनता को प्रजा समझने की गलती कर दी है। जनता अपने वोट से अपना प्रतिनिधि चुनती है, राजा नहीं चुनती है। ये बिजली किसी के दादा के घर से नहीं आ रही है, ये चुने हुए लोग हैं और जब जनता चाहेगी तो रोटी पलट देगी, ये याद रखिएगा। और जनता ने मन बना लिया है, चाहे वो विजेंद्र जी हो, चाहे वो उनकी पार्टी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। ये आपकी बपौती नहीं है, ये लोकतंत्र है और यहाँ जनता डिसाइड करती है सत्ता की चाबी किसके हाथ में आएगी। और इस जनता ने तय कर लिया है, आप उनके वोट के साथ खिलवाड़ करिएगा, उनको डराइएगा, धमकाइएगा तो जनता आपकी बात सुनने वाली नहीं है।